आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और ये 7 क्वेश्चन है और 7 के सातों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी ये 4 से 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इस सवाल का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसको क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देख सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। तुलना करने के लिए कहा गया है। वैसे इस सवाल का भी जवाब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोगों को वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ इस सवाल का जवाब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जवाब है, ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा। वैसे ये चीज़ आप समझा चुका हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरा सवाल का। तीसरा सवाल देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन करें। सवाल काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे उसका जवाब देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित 3 खनिज पेटियाँ हैं, यानी टोटल 3 खनिज पेटियाँ हैं। इसमें से पहला है उत्तर पूर्वी पठार, जिसको उत्तरी पूर्वी पठार भी कह सकते हैं, और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरा है उत्तरी पश्चिमी पठार। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है उत्तरी पूर्वी पठार, ये काफ़ी सिंपल है। आप लोग इंडिया का नक्शा देख पा रहे होंगे। इंडिया के नक्शा में आप लोग देखिएगा अगर, तो इस साइड पूरब है और इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन दोनों साइड। तो यहाँ पे उत्तर और पूरब साइड में जो आपको जगह मिल रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ को अगर मैं 2 लाइन खींचूँ, उसके बाद जो उत्तर और पूरब साइड में जो जगह होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी पठार कहा जाता है। और बाकी दक्षिण पश्चिमी पठार, दक्षिण और पश्चिम दिशा को जोड़ के देख लीजिए, आप लोग उस हिसाब से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद खनिज संपन्न जो राज्य हैं वो आते हैं। वैसे बिहार खनिज संपन्न नहीं है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा ये राज्य जो है खनिज संपन्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह भारत का सबसे धनी खनिज पेटी है, यानी ये सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो ये सबसे धनी खनिज पेटी है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है उत्तर पूरब एरिया, इस एरिया के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड राज्य में है, और उड़ीसा का पठार भी आता है, छत्तीसगढ़ का पठार आ जाता है, और आंध्र प्रदेश का भी पठार आ जाता है। और इसमें लौह अयस्क यानी लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट का विशाल भंडार है। ये सभी खनिज हैं जिनका भंडार उत्तर पूर्वी पठार में है। तो ये भारत का सबसे खनिज पेटी है, आप लोगों को ये याद रखना है। और इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार आता है, और कुछ खनिजों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा पठार है, यानी दक्षिणी पश्चिमी पठार, यह कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यानी ये जो दक्षिणी पश्चिमी पठार, ये कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है, मतलब उस कर्नाटक से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और यहाँ लौह अयस्क यानी यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पे अगर कॉमन देखेंगे आप दोनों में, इसमें और इसमें,
तो लोह अयस्क इसमें भी पाया जाता है, मैग्नीज भी, अभ्रक पाया जाता है, लेकिन अभ्रक इसमें ही पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, बाकी बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये लोह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट ये तीनों इसमें भी पाया जाता है, तो याद रखने में आप लोगों को ईजी हो जाएगा। भारी मात्रा में पाए जाते हैं और भारत के सभी सोने की खाने इसी पेटी में है, यानी जो भी सोने की खाने हैं, जहाँ पर भी सोने पाए जाते हैं वो दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत ही हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी पठार जो है भारत का दूसरा सबसे धनी पेटी है, आप लोग इतना याद रख सकते हैं। और जो तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठार, तो उत्तर पश्चिमी पठार के बारे में आपको डिटेल में नहीं जाने के लिए बोला गया है, सवाल में सिर्फ 2 का वर्णन करने के लिए कहा गया था, तो 2 का वर्णन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा का आपको सिर्फ नाम लिख करके छोड़ देना है। अब देखते हैं चौथा सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं लोह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए, यानी लोह अयस्क का वर्गीकरण करके उनकी जो भी विशेषताएं उनको लिखना पड़ेगा। वैसे इस सवाल का भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग लिंक पे कितना क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोह अयस्क का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, यानी लोह अयस्क को टोटली 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। तो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट में 68% लोहा पाया जाता है, यानी लोहा का अंश 68% होता है, और इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है, यानी जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। और जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट में 60% से अधिक लोहे का अंश होता है और इसे काला अयस्क कहा जाता है। और जो लिमोनाइट है, लिमोनाइट में 40% से अधिक लोहा पाया जाता है और इसे पीला अयस्क कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये लाल, काला, पीला, और ये 68, 60 और 40%। आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और है, लोहा को आधुनिक उद्योगों की जननी का मानी जाती है, यानी लोहा के बगैर जितने भी उद्योग हैं वो बेकार हैं, लोहा के बिना उद्योग नहीं चल सकते हैं, तो इसीलिए लोहा को आधुनिक उद्योगों की जननी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं 5वां सवाल की तरफ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 5वां सवाल, भारत में लोह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए सवाल है। तो भारत में लोहे का कहाँ पे कितना लोहा पाया जाता है, इस बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में लोह अयस्क लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, यानी जो लोहा के अयस्क हैं वो लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा, झारखंड में सीमित है। यानी ये 5-6 राज्य हैं जहाँ पर भारत का 96% लोहा पाया जाता है। 96% यानी सिर्फ 4% लोहा को छोड़ करके सोच सकते हैं आप, 4% लोहा बाकी राज्यों में और 96% सिर्फ इन 5-6 राज्यों में। उनमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है, यानी बाकी राज्यों में पाया जाता है। कर्नाटक लगभग देश का 1/4 लोहा का उत्पादन करता है, यानी देश में जितना भी लोहा का उत्पादन होता है उसमें से उसको अगर 4 भाग में बांटने के बाद 1 भाग का उत्पादन कर्नाटक अकेले करता है। यहाँ बेल्लारी और हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लोह अयस्क के खाने हैं, यानी इन जिलों में ये एरिया है जहाँ पर लोहे के खाने हैं। बेल्लारी, हॉसपेट, संदूर, ये 3 जगह है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ लगभग 20% लोहा का उत्पादन करता है और यह देश का दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। उड़ीसा 19% लोहा का उत्पादन करता है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। अब अगर बात करें गोवा का, तो गोवा 16% लोहा का उत्पादन के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है और झारखंड 15% उत्पादन के साथ आता है 5वें नंबर पर। तो आई होप कि आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे। इजी है, कहाँ पे कितना लोहा पाया जाता है आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे तो सबसे पहले 96% वाला बात याद रखेंगे कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा और झारखंड में 96% लोहा पाया जाता है और बाकी राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक में आपको याद रखना पड़ेगा और 1/4 यानी कि 25% लोहा का उत्पादन करता है कर्नाटक, 20% का छत्तीसगढ़, 19% का उड़ीसा और गोवा 16% का, बस इतना याद रखना आपको।
अब बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता पर तथा देश में इसके वितरण का वर्णन कीजिए। यानी मैग्नीज और बॉक्साइट का क्या उपयोग है, क्या उपयोग करते हैं हम, और इसका वितरण हमारे देश में किस तरीके से है, इस पर हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से जंग रोधी यहाँ पे इस्पात बनाने में तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में होता है, और शुष्क बैटरियों के निर्माण में और फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज का भंडार केवल महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले में से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले तक फैली हुई पेटी में मिलते हैं। यानी जो मैग्नीज का जो 78% है, मैग्नीज 78% मैग्नीज महाराष्ट्र के नागपुर भंडारा जिले से लेकर के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। यानी उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारे देश में। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्साइट के बारे में लिखा हुआ है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। आप लोग एल्यूमिनियम तो सुने होंगे, तो एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइट से ही निकाली जाती है, और इसका उपयोग हवाई जहाज़ यानी वायुयान निर्माण में, यानी उस हवाई जहाज़ बनाने में और विद्युत उपकरण निर्माण में, यानी जो विद्युत से रिलेटेड जो भी है, बिजली से रिलेटेड सामान, उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू साज सज्जा के सामानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसके निर्माण में। यानी जो भी घर को सजाने के लिए जो सब भी चीज़ें लगती है, उनको आप देखे होंगे एल्यूमिनियम का आजकल तो बेड भी आने लगा है, ऊपर से हर एक चीज़ एल्यूमिनियम का आता है, तो एल्यूमिनियम उसमें भी उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट बनाने में किया जाता है, रासायनिक वस्तुएं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यानी इन राज्यों में ये पाया जाता है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य, आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य मैग्नीज का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है, और यहाँ पे बॉक्साइट का भी भंडार जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। और उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। आप सोच सकते हैं मैग्नीज का भी उत्पादन उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है, और बॉक्साइट का भी उड़ीसा उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, और भंडार भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इन दोनों सवालों को एक साथ जोड़ के दिया गया था, क्योंकि दोनों ही क्या है, उड़ीसा, दोनों ही खनिज उड़ीसा में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों सवालों को जोड़ दिया गया है। अब बढ़ते हैं 7वां सवाल की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी जो बिहार में जो पाया जाता है अभ्रक, उसका क्या उपयोग करते हैं हम उसको, और उसके वितरण में, यानी अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, इस पर हमें प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। आंसर देख सकते हैं, अभ्रक का उपयोग उपकरण के निर्माण में, यानी विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होता है। यानी इसमें बिजली का कोई प्रभाव नहीं होता, विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी किए जा रहे थे। यानी जो प्राचीन काल में अभ्रक का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता था, आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाने के लिए। अब अगर इसका वितरण के बारे में बात करें तो भारत में अभ्रक का भंडार बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती है। यानी अभ्रक सबसे ज़्यादा तो बिहार में पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, और बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आप ये बात सोच सकते हैं कि बिहार और झारखंड अकेले दो राज्य अभ्रक का 80% उत्पादन करता है।
और राजस्थान देश का तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं 8वां और आखिरी सवाल की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं 8वां और आखिरी सवाल, खनिज संरक्षण के उपाय सुझाइए। यहाँ पे खनिज को किस तरीके से बचाया जाएगा उसके उपाय सुझाने के लिए कहा गया, उसके उपाय बताने के लिए कहा गया। आंसर देख सकते हैं, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। क्षयशील मतलब खत्म हो जाता है एक बार खत्म होने के बाद, अनवीकरणीय मतलब एक बार खत्म होने के बाद इसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनकी मात्रा सीमित है, यानी ये जितना है उतना ही है, ये बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि इसको हम बना नहीं सकते हैं तो ये बढ़ तो नहीं रहा है, बट जितना है उतना, उससे ज़्यादा घट रहा है उसको, क्योंकि हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहा है। इसका पुनर्निर्माण असंभव है, यानी इसको फिर से बनाना लगभग असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, यानी जितने भी उद्योग हैं उनका आधार है खनिज। अगर खनिज नहीं है तो समझिए उद्योग नहीं है। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन यानी हद से ज़्यादा उपयोग करना उनके अस्तित्व के लिए संकट है। यानी जो खनिज है इसका अगर हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इनको ख़त्म कर रहे हैं तो इनका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, यानी खनिजों को बचाना और उसका दूसरा उपाय ढूंढना बहुत ज़रूरी है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है, यानी खनिज संसाधन को हम सोच समझ करके उपयोग करेंगे, ये सिर्फ 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, यानी जो लगातार इसका दोहन किया जा रहा है खनिजों का, उस पर रोक हो जाए, और बहुत बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, यानी खनिजों का कम उपयोग करना, और साथ में कोई दूसरा अगर उपाय है तो उसको खोज करके उसमें हमें शिफ्ट होना, ये चीज़ ज़रूरी है। खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना, यानी जो फालतू पदार्थ बच जाते हैं उनको समझदारी के साथ उपयोग करना पड़ेगा, और परिस्थिति पड़ने पर वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी जो भी गलत प्रभाव पड़ रही है उन पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है, यानी जो खनिज को बनाने के लिए एक बार उपयोग कर लिए फिर से हमें इसको प्रॉपर्ली फिर से रोटेट करने के लिए इस चक्र को हमें अपनाना जरूरी है, ताकि फिर से हम बना करके उस जितना उपयोग कर रहे हैं उतना पूरा कर सकें। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है, यानी खनिज को प्रबंध भी करना पड़ेगा और हमें संरक्षण भी करना पड़ेगा। संरक्षण यानी बचाना भी पड़ेगा, और प्रबंधन यानी उसके दूसरे उपाय भी हमें खोजने पड़ेंगे, या फिर उसको बनाने के उपाय हमें खोजने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस 8 के 8 सवाल समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, या फिर आपको कहाँ पर कन्फ्यूजन है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट में आप लोग सवाल कीजिए, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा।